काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि जैसे ही मैं बीटेक कंप्लीट करूंगा मुझे इमीडिएटली गूगल चाहिए, मुझे इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, और अगर वो क्रैक नहीं कर पाते हैं वो लगता है हमने कुछ अचीव नहीं किया। जैसे 1.2 CR का पैकेज जो इंटरनेशनल पैकेज मिलता है गूगल में, फेसबुक में, राइट। बट लेट मी टेल यू कि और कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छे पैकेजेस भी देती हैं, थोड़े कम पैकेजेस भी देती हैं, बट नंबर्स, उनके जो हायरिंग नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक द बिगर थिंग टू अचीव आफ्टर बीटेक और बीसी और एनी डिग्री इज कि आपको एक कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाए या फिर एक इंटर्नशिप मिल जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्करेज नहीं होना है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका गोल बड़ा है जॉब लगने के बाद भी करते रहो प्रैक्टिस। सर आज के टाइम पे ना AI हर जगह पे है, राइट? तो इस टाइम पे मार्केट पे कितना इफेक्ट है उसका इन जॉब स्पेस पे? लाइक एज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो अपने आप को इस तरीके से चेंज करते रहना है कि विद द हेल्प ऑफ AI यू हैव टू राइट फास्टर एफिशिएंट कोड। एक मिथ ये कि भाई AI सारी की सारी जॉब्स खा जाएगा, ये बहुत बड़ा मेरे को लगता है मिथ है। बिकॉज जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, कंपनी की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी और इंटरव्यू का पैटर्न चेंज होगा। लेकिन इंसानों की जरूरत तो पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका मेंटर आदिफ रशीद, और आज हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम फराज सर है। आप सब इनको जानते होंगे, एक्स गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, CEO लर्न यार्ड, और आज PW स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू फॉर सच अ वार्म इंट्रोडक्शन। सो करते हैं फिर डिस्कशन स्टार्ट। परफेक्ट। यू नो सर, काफी सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में। मुझे तो काफी बच्चों ने काफी सारे डाउट्स मैसेज किए हैं, तो मैं आप सबके साथ ना उन डाउट्स को शेयर करूंगा। एंड लेट्स होप कि जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनके सारे कंफ्यूजन आज इस सेशन में दूर हो जाए। बिल्कुल सर, जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है ना, लर्निंग जर्नी स्टार्ट करता है ना, उसके बाद उसके कुछ कंपनीज टारगेट होते हैं, राइट? करेक्ट। तो पहले सर बच्चों को बताओ कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या टाइप्स हैं उनमें, ताकि बच्चों को वो आइडिया मिल जाए कि क्या टारगेट करें हम। ठीक है। सो जब बीटेक की, BCA की या फिर BSc की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैकेज दिमाग में होता है। मेरे दिमाग में भी था, जैसे 1.2 CR का पैकेज जो इंटरनेशनल पैकेज मिलता है गूगल में, फेसबुक में, राइट। बट लेट मी टेल यू कि और कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छे पैकेजेस भी देती हैं, थोड़े कम पैकेजेस भी देती हैं, बट नंबर्स, उनके जो हायरिंग नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा हायरिंग करती है दैट इज सर्विसेज कंपनीज। और सर्विसेज कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती हैं? TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर। ये मास हायरिंग करती है हर एक कैंपस से भी, और ऑल ओवर इंडिया लैक्स में हायरिंग होती है इनकी थ्रू आउट द ईयर। लेकिन यहाँ पर जो पैकेज है वो थोड़ा सा कम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3.5 to 4 LPA, बट डिफरेंट प्रोफाइल्स भी होती हैं फॉर फ्रेशर। सो 7 LPA वाली प्रोफाइल भी होती है, जस्ट लाइक TCS में डिजिटल प्रोफाइल। फिर 11 LPA वाली भी होती है, एक प्राइम प्रोफाइल होती है, राइट? तो आप इन 3-4 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस सेलेक्ट हो जाते हैं। ओके। जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में वैसे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम मोस्टली एक ही हो रहा होता है, ठीक है? एग्जाम में क्या क्या आता है उसके बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो अब सेकंड कैटेगरी जो सिग्निफिकेंट हायरिंग करती है दैट इज स्टार्टअप। जो बैंगलोर में, गुड़गांव में, पुणे में जो अभी स्टार्टअप कल्चर चला है, काफी ज्यादा हायरिंग होती है। स्विगी, जोमैटो, अब खैर ये तो काफी बड़े हो चुके हैं। कल्ट फिट जिसमें मेरा स्टार्टिंग में हुआ था सिलेक्शन। नाउ दीज कंपनीज दे गिव अ वेरी गुड पैकेज। हालांकि इनका इंटरव्यू काफ़ी थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज में सिस्टम डिज़ाइन वगैरह भी पूछते हैं, बट इनका पैकेज बहुत अच्छा होता है। बेस पैकेज, बेस सैलरी आपको मिल जाएगी करीब 20-25 लाख रुपए की, एंड देन उसके बाद ESOPs वगैरह मिल जाते हैं। तो यू कैन से समवेयर अराउंड 25 to 30 LPA अप टू 40 LPA यू कैन एक्सपेक्ट। कई बार कुछ कंपनीज इससे भी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स निकालती हैं। थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो हम सबकी ड्रीम कंपनीज आती हैं, फैंग कंपनीज, जहाँ पर ऑफर पैकेज तो अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ उनका कल्चर वगैरह बहुत अच्छा होता है। जैसे गूगल का मैं आपको बताऊं तो मैंने काम किया हुआ है गूगल में। इट वाज माय ड्रीम कंपनी व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ बीटेक स्टूडेंट। तो गूगल के अंदर आपको फ्री फूड मिलेगा, गेम्स मिलेंगे, बहुत अच्छा ऑफिस होता है, बेस्ट माइंड्स के साथ आप काम करते हो, एंड द पैकेज इज ऑल्सो गुड। नाउ अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन कि यहाँ पर क्योंकि स्टॉक कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता था, बेस थोड़ा सा कम होता था, बट नाउ दे हैव आल्सो इंक्रीज देयर बेस। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 20 लाख का आपको बेस मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, एंड बिकॉज दीज आर पब्लिक कंपनीज, इनके जो स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका 1 साल बाद लिक्विड मनी बन ही जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ दैट। सो ब्रॉडली ये है। फैंग कंपनीज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
1 साल का पैकेज बता रहा हूँ, वैसे 4 साल का जो इंक्लूड करके होता है वो तो बहुत बड़ा पैकेज होता है, 60-70 LPA पहुंचता है, बट 1 साल का जो आपको मिलता है दैट इज समवेयर अराउंड 35-40 LPA, 42 LPA, इस तरीके से आपको 1 साल का यहाँ पर कंबाइंड पैकेज मिल जाता है अलॉन्ग विद ऑल दी फैसिलिटीज, जिसमें आपके इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें तो होती हैं। सो ब्रॉडली ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि सर्विसेज कंपनीज हैं। फिर स्टार्टअप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नंबर में, उनमें हायरिंग होती है। फिर ये फैंग कंपनीज हैं, जो हमारी बिल्कुल हाइप्ड अप वाली कंपनीज होती हैं। सो यस, मोटा मोटा यही है सर। परफेक्ट सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी कॉलेज की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, तो मैं क्या टारगेट रखूँ इन तीनों कैटेगरीज में? मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट तो देखो हमेशा टॉप वाली चीज़ करनी चाहिए, राइट? लेकिन अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए कि जस्ट इन केस लेट से मेरा गूगल में नहीं हुआ, और मेरा नहीं हुआ था गूगल में, मैं कॉलेज में मेरा सपना था वो, लेकिन फिर मैंने कल्टवेट ज्वाइन किया, विच वाज आल्सो अ गुड कंपनी, 27 LPA का पैकेज दिया। लेकिन अगर लेट्स से किसी भी वजह से, सिनेरियो की वजह से, मार्केट सिनेरियो हो गया, या फिर इंटरव्यू के दिन आपका दिन खराब था, लेट्स से प्रिपरेशन अच्छी करी थी लेकिन दिन खराब था, प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाया, तो आप सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं 3.5 LPA के साथ, 7 LPA के साथ, तो डिस्करेज नहीं होना है। बिकॉज मैंने अपने चैनल पे ऐसी पॉडकास्ट कवर करी हैं, इतने सारे पॉडकास्ट कवर किए हैं जहाँ पर लोगों ने सर्विसेज कंपनी ज्वाइन करी, 1-2 साल वहाँ पर काम किया, बट अलॉन्ग विथ वर्क प्रिपरेशन भी करी अपनी, और फिर 1-2 साल बाद स्विच मार लिया गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, उनको डिसेंट पैकेज मिल गया, ठीक है, बराबरी पे आ गए वो। तो ऐसा कुछ लोड नहीं लेना है। आई थिंक द बिगर थिंग टू अचीव आफ्टर बीटेक और बीसी और एनी डिग्री इज कि आपको एक कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाए या फिर एक इंटर्नशिप मिल जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो, काफी सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जैसे ही मैं बीटेक कंप्लीट करूंगा मुझे इमीडिएटली गूगल चाहिए, मुझे इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, और अगर वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो लगता है हमने कुछ अचीव नहीं किया। राइट, वो मुझे पता है वो थोड़ा सा एक हाइप्ड अप वाली चीज़ है, तो लोगों को लगता है कि यार ये अचीव नहीं किया तो फिर कुछ अचीव नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। जर्नीज होती हैं लोगों की, और स्टार्टिंग के कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में स्टार्टिंग के जो 1-2 साल होते हैं ना, इट इज जस्ट लाइक एन एरर। जैसे छोटा सा एक एरर होता है ना हर कैलकुलेशन में, वो एरर की तरह होते हैं। तो आपने कोई और कंपनी ज्वाइन करी जो आपको नहीं करनी थी शायद, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर अच्छे से करो काम, चीज़ें सीखो, और बचे हुए टाइम में अपनी प्रिपरेशन करते रहो। दैट्स व्हाट आई डिड, एंड ज़्यादातर लोग यही करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि फ्रेशर लेवल पे कितनी कम ओपनिंग्स होती हैं इन कंपनीज में, राइट? लेकिन लेटरल एंट्रीज काफ़ी सारी होती हैं। तो वही है, बस डिस्करेज नहीं होना है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका गोल बड़ा है तो जॉब लगने के बाद भी करते रहो प्रैक्टिस। सर, आज के टाइम पे ना AI हर जगह पे है, राइट? इवन अगर AI उतना है भी नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर काफी बड़ी है, एटलीस्ट स्टूडेंट्स में। तो इस टाइम पे मार्केट पे कितना इफेक्ट है उसका इन जॉब्स पे स्पेशली? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब AI की बात करें तो AI काफ़ी जगह पे आ चुका है, एंड कोडिंग में तो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। और प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि अर्लियर, इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो अर्लियर यूज़ केस ऐसा होता था, एक SDE2 है जिसका काम है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उसका सिस्टम डिज़ाइन करना, एंड उसमें जो भी हाई लेवल कोड है वो करना। SDE1 जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, दे यूज टू कोड, उनको कोड करना होता था। सिस्टम डिज़ाइन की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब AI के आने से क्या हो रहा है कि वो जो SDE2 है, जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कोड भी बहुत फास्ट कर पा रहा है। नाउ इंस्टेड ऑफ 2 इंजीनियर्स और 3 इंजीनियर्स जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसको एक ही बंदा चाहिए, एक ही SDE1 चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट कोड का वो खुद AI से कर ले रहा है, और SDE1 भी विद द हेल्प ऑफ AI फास्टर कोड लिख पा रहा है। तो जो सिर्फ कोड लिखने वाली चीज़ है वो AI अच्छे से अभी कर पा रहा है, फ्यूचर में और अच्छे से कर भी लेगा। बट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, देयर इज डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोडक्ट के डिस्कशंस हैं वो भी होते हैं, टेस्टिंग होती है, हालांकि टेस्टिंग भी AI कवर कर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट देयर आर सेवरल डिस्कशंस, इंट्यूशन आपको बिल्ड करनी होती है, सिस्टम डिज़ाइन करना होता है, जिन एरियाज में अभी तक इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। सो लाइक एज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। तो अपने आप को इस तरीके से चेंज करते रहना है कि विद द हेल्प ऑफ AI यू हैव टू राइट फास्टर एफिशिएंट कोड, एंड एट द सेम टाइम जब रिक्वायरमेंट कंपनी की चेंज हो रही है कि उनको सिर्फ कोडर नहीं चाहिए, अब उनको ऐसा बंदा चाहिए जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, सिस्टम्स को डिजाइन कर सके, उसके साथ साथ उसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी हों, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ दिस वे अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूज। तो जो चेंज आ रहा है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वी हैव टू एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ स्केयरिंग फ्रॉम इट, वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्फ टू फाइट। एग्रीड सर। हमने 3 तरह की कंपनीज के बारे में बात की, राइट? करेक्ट है ना। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो मुझे एटलीस्ट इन तीनों के लिए एलिजिबल बनाएगी? तीनों में एक स्किल जो तीनों में टेस्ट होती है वो होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हाँ। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करने के 2 तरीके हैं।
जूनियर लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, पहले हुआ करते थे पजल्स वगैरह भी पूछते थे पहले कंपनीज, अब वो पजल्स वाला चीज थोड़ा सा रिप्लेस हो गया है। गूगल पूछता था इंटरेस्टिंग पजल्स पहले की बस में कितने गोल्फ बॉल आ जाएंगे, अब वो रिप्लेस हो रहा है। तो डीएसए जिसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पे थ्रो कर दिया जाएगा एंड यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, क्लैरिफाई इट, उसके बाद उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके उसका सॉल्यूशन करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। दूसरा वे टू सॉल्व प्रॉब्लम इज बाय टेस्टिंग योर सिस्टम डिजाइन फंडामेंटल्स, कि आप एक सिस्टम को कितना अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। आपको एक ओपन प्रॉब्लम दे दिया गया कि डिजाइन लेट्स से अ पार्किंग लॉट या फिर उबर को डिजाइन करके बताओ, तो एक ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूछोगे इंटरव्यूअर से, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। इसका कोई ऐसा नहीं है कि दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, देयर इज एन ऑप्टिमल और लेस ऑप्टिमल आंसर टू इट। तो ये एक और तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स को चेक करने का। तीनों में कॉमन ये चीज है, अब एज जो सिस्टम डिजाइन है वो पहले कहीं ना कहीं सीनियर लेवल पे पूछा जाता था, अब वो जूनियर लेवल पे भी पुश हो रहा है। एंड स्टार्टअप्स जो कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, they are bringing it in the market. They are asking system design questions to even freshers. Machine coding rounds, system design rounds startups में पूछना स्टार्ट कर दिया है। फैंग कंपनीज में आएगा चेंज, अभी नहीं आया, धीरे धीरे करके आएगा, राइट। सर्विसेज कंपनीज दे ऑल्सो हैव अ वेरी ह्यूज प्रोसेस कि उनका इंटरव्यू प्रोसेस चेंज होने में टाइम लगेगा। स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो अपना डीएसए भाई स्ट्रॉन्ग करो आप डेफिनेटली। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना, वो चीज आपको आना चाहिए। सिस्टम डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग भी मैं कह रहा हूँ कि अभी से करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट बहुत सारी कंपनीज ये अडॉप्ट कर चुकी होंगी। सर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने बात की, सिस्टम डिजाइन के बारे में बात की। तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी कॉलेज स्टार्ट किया, फर्स्ट सेमेस्टर में हो गई है ना। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी है थोड़ा मोड़ा, है ना। तीसरी तरह के बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है, लेकिन अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊं। अब इनके लिए क्या प्लान होगा, एक से बात करते हैं। लेट्स से कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हूं, तो मैं क्या टारगेट रखूं अपना, मैं किस तरीके से अपनी इस लर्निंग प्रोसेस को ड्राइव करूं कि मेरे पास फैंग होगा क्लियर सामने, अगर फैंग नहीं तो उसके बराबर में कोई कंपटीटर जहां पे मैं जॉब ले सकता हूं फर्स्ट सेमेस्टर बच्चे के लिए। ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हो तो, और अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो यू आर वेरी लकी, बिकॉज आपको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिल जाएगी। और टाइम आपके पास बहुत है, 4 साल का टाइम है प्लेसमेंट के लिए, बहुत से भी ज्यादा बहुत है। इनफैक्ट आप 1.5 से 2 साल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी से स्टार्ट कर दो सबसे पहले। और स्टार्ट आपको कैसे करना है, यू हैव टू फर्स्ट लर्न प्रोग्रामिंग। कोई भी एक लैंग्वेज, 4 ऑप्शंस में दे रहा हूँ, प्रायोरिटी वाइज ही दे देता हूँ। जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। प्रायोरिटी वाइज मैंने इसलिए देते कि जावा, अगर जावा या सी प्लस प्लस सीखते हो ना, तो थोड़े आपके कोर जो फंडामेंटल्स हैं वो और ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग होते हैं। हालांकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी कर लो, एक कर लोगे तो दूसरी सीखने में इतना टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि पाइथन वगैरह सीख लें हम, क्योंकि पाइथन एआई में भी यूज हो जाएगा, जेएनएआई में यूज हो जाएगा, और स्कूल्स में भी आजकल पाइथन अच्छा खासा सिखाया जा रहा है। तो पाइथन अगर पहले से आती है ठीक है, यू कैन गो अहेड विद दैट। बट अगर पाइथन नहीं आती ना, तो पहले जावा सीख के देखो, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, या सी प्लस प्लस सीख के देखो, उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इजीली पाइथन सीख पाओगे। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, कितना टाइम दे इसमें, दैट इज अनदर क्वेश्चन। किसी को लगता है कि यार ये तो 1 साल का कोर्स है, किसी को लगता है कि 2 हफ्ते में निपटा देते हैं इसको, तो वो कंफ्यूजन है। सीखने में आपको सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 1 महीना 1.5 महीना अपनी पेस के अकॉर्डिंग लग जाएगा। इतने में आप पढ़ लोगे उसको पूरा। लेकिन जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, कोडिंग एक ऐसी चीज है कि जो पढ़ के आपको आती नहीं है, आप उसको समझ लोगे बिकॉज बहुत ही इंट्यूटिव चीज है, लेकिन आप उसको कोड नहीं कर पाओगे। फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जो प्रोग्राम आप लेक्चर में देख रहे हो उसको पॉज करो, खुद से कोड करके देखो, कोई एरर आ रहा है तो उसको डिबग करके देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखनी है। उसमें अगेन आपका 1-2 महीना लग जाएगा प्रैक्टिस करने में। हो गए 4 महीने। हाँ, तो मतलब आप ये मान लो 3-4 महीने लग जाएंगे। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस जो है, मैं ये बताता हूँ कि आप डीएसए के साथ करो। मतलब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली 1 महीने में, 1.5 महीने में, अब इसके बाद आप डीएसए पकड़ लो। डीएसए में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि आपने एरेज उठा लिया, ठीक है। अब एरेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी पढ़ोगे, लेकिन जब डीएसए वाले एरे की बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आ जाएंगे कि भाई ये एरे है, इसका आप मीन निकाल लो या फिर इसको रिवर्स कर लो। हल्के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद एरेज के बाद आपको देखने हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे, और लिंक लिस्ट देख लो आप। लिंक लिस्ट के बाद स्टैक क्यूज डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिए। उसके बाद फिर आप पहला एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम उठा लोगे। फिर उसके बाद बाइनरी सर्च एल्गोरिथम उठा लोगे, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक एक करके आपको करते जाना है। अब इसमें आपके अगेन 4 से 5 महीने बहुत इजीली लग जाएंगे।
एंड डीएसए इज अ लॉन्ग जर्नी। इसमें परफेक्शन के लिए कि भाई मैं गूगल लायक या ऊबर लायक परफेक्शन लेकर के आ जाऊँ, 1.5 साल से 2 साल आप मान लो कि आपको अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सीखना है तो ये आपका अगेन 5 महीने में हो जाएगा। तो 6 महीने में आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज ले सकते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये पहले सेमेस्टर में 6 महीने ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 महीने के 6 महीने इसी में लगा दो। आपके पास सेमेस्टर एग्जाम भी है, सीजीपीए भी आपको मेंटेन करना है, फन एक्टिविटीज भी होंगी, क्लब्स में पार्टिसिपेट भी करोगे। सो यू कैन स्प्लिट दिस टाइम इनटू योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, उसमें स्प्लिट कर लो ये, ठीक है। तो बाय द टाइम यू आर इन द सेकंड ईयर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, आपको डीएसए करना आ जाए। अब सेकंड ईयर में दबा के आपको प्रैक्टिस करनी है डीएसए के अच्छे क्वेश्चंस। अलॉन्ग विद दैट एक टेक स्टैक पकड़ लो, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, जेन एआई अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग अगर आपको कोर एआई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखने हैं, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। कुछ भी एक टेक स्टैक पकड़ लो, अच्छे से उसको सीखो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, उन प्रोजेक्ट से और लर्निंग करो अपनी, ठीक है। आजकल स्टार्टअप्स प्रोजेक्ट काफ़ी देखते हैं कि आपके रिज्यूमे में, और अगर मौका मिले इस बीच में तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, कोडिंग के कॉन्टेस्ट, टाइम बाउंड कॉन्टेस्ट होते हैं भाई, आपको आधे घंटे में 1 घंटे में सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, उन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, उससे एक्सपोजर मिलेगा, ग्रुप में काम करना आएगा, दूसरों से सीखोगे, कहीं ना कहीं ऐसा बंदा भी मिल सकता है आपको कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके साथ कोई। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने का ट्राई करो, ठीक है। डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम होते हैं, सर्च कर लेना आप लोग। मैं कुछ नाम भी ले देता हूँ, MLH फेलोशिप होती है, आउटरीची होती है, GSOC बहुत फेमस है, वो होता है। काफ़ी सारे ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के प्रोग्राम्स हैं। इसमें कंट्रीब्यूट करने से एक तो आपका रिज्यूमे अच्छा होता है, आपकी नॉलेज अच्छी होती है, आप एक कम्युनिटी में जाते हो जहाँ पर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे और कहीं पर आप स्टक होगे तो। और अगर आप अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हो, यू माइट ऑल्सो सिक्योर ऑफर, फुल टाइम ऑफर भी वहाँ से मिलता है, इंटर्नशिप ऑफर भी मिलते हैं वहाँ से, और स्टाइपेंड तो मिलता ही है। सो ये बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ आपको करनी है। अगर आपके रिज्यूमे में ये सब आ गया कि भाई कोडिंग की प्रोफाइल अच्छी है, हैकाथॉन्स में, ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, कोई इंटर्नशिप लग गई है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बताया। इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आती है, वो मैं अलग से इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेबस में कवर्ड होती है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनके MCQs, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, DBMS खास तौर पे पूछा जाता है। तो ये अलॉन्ग विथ योर कोर्स करिकुलम आप लोग कर लो, और जस्ट इन केस अगर आपकी ब्रांच कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच है, आपके कोर्स करिकुलम में है नहीं, फिर भी शायद एक आध इलेक्टिव में चूज कर लोगे, बचा हुआ आप खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लोगे अच्छे से, प्रोजेक्ट बना लोगे, डीएसए स्ट्रॉन्ग कर लोगे, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सर्विसेज कंपनी ऑल्सो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर स्टार्टअप्स ऑल्सो एंड फैंग कंपनीज ऑल्सो। सर्विसेज कंपनीज का थोड़ा सा अलग रहता है कि उसमें एप्टी भी पूछते हैं। दे आस्क एप्टी क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सिंपल, बट उसमें बस आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आप विद इन टाइम लिमिट वो सारे क्वेश्चंस जल्दी कर पाओ। तो उसमें बस आपको 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की प्रैक्टिस विद बिफोर द प्लेसमेंट करनी होती है बस। तो ये हमने बताया जो जिसके पास इनफ टाइम है। सर यहाँ पे ना फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, इंटर्नशिप्स इन बच्चों के लिए ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप के नाम पे ना कुछ भी कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन के नाम पे कुछ भी करते हैं। तो जो इंटर्नशिप लेते हैं एक जेन्युइन प्लेस पे, एक जेन्युइन तरीके से प्रॉपर एक्सपीरियंस के लिए, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है? इंटर्नशिप एक बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल चीज़ होती है इन योर रिज्यूमे की। मैंने यहाँ इंटर्न किया हुआ है, अगला बंदे को ऑलरेडी पता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में या किसी स्टार्टअप में इंटर्न करके आया है, तो ऑलरेडी अच्छा बंदा है, उसको शॉर्टलिस्ट करो, उसका रिज्यूमे भी जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा, उसको इंटरव्यू में एडवांटेज मिलने वाला है। बट जो आपने बताया है कि ज़बरदस्ती इंटर्नशिप करने वाली जो चीज़ है कि कहीं लोग, मैंने ये सुना है कि फ्री में इंटर्नशिप करते हैं, स्टिल फाइन अगर दे आर लर्निंग समथिंग, बट कुछ लोग पैसे देके इंटर्नशिप करते हैं। अब ये तो भाई बिल्कुल ही फ्रॉडगिरी हो गई यार, ये मतलब खाली थप्पा लगाने के लिए इंटर्नशिप करिए, आप इंटर्नशिप पैसे देके कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव देखो, पैसा अर्न करना इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि 2 महीने में 4 महीने आप कितना ही अर्न कर लोगे। इंटर्नशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या सीख क्या रहे हो आप उसमें। 4 महीने जो आप वेस्ट कर रहे हो वहां पर जाके, एक्सेल शीट सीख रहे हो, वहां पर जाके डेटा एंट्री कर रहे हो, खाली बैठे हुए हो, या फिर एक्चुअल में आप कुछ वहां पर लर्निंग हो रही है। जब तक लर्निंग हो रही है तब तक फ्री में करो, या पैसे मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फ्री में कर रहे हो नो प्रॉब्लम। लेकिन जबरदस्ती कर रहे हो सिर्फ एक उसके लिए कि मेरा रिज्यूमे पे आ जाए इंटर्नशिप, तो यार इससे बेटर चीज़ आप प्रिपरेशन पे ध्यान दे दो वो टाइम दे करके, या फिर एक अच्छी इंटर्नशिप एक्चुअल में ढूंढ लो, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा चलता नहीं है ये गेम कि भाई आप
बस फॉर द सेक ऑफ रिज्यूमे ये सब काम करेंगे. हाँ. बट डेफिनेटली यार इंटर्नशिप्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर गेटिंग अ फुल टाइम जॉब. परफेक्ट. सर ये तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर रोड मैप जिसको उसको फॉलो करना है, वो फिर कोई भी कंपनी क्रैक कर सकता है. अब बात करते हैं सर ऐसे स्टूडेंट्स की जो फोर्थ सेमेस्टर में है या थर्ड या सेकेंड ईयर में है, जिनने अभी तक थोड़ा थोड़ा कोडिंग की है लेकिन हाँ. उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं है, लेकिन अब इंटरेस्ट आ गया, अब वो 100% देना चाहते हैं. तो अब इसी रोड मैप वो किस तरीके से फॉलो करूंगा इस कम टाइम में? राइट. तो अब अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू योर पेस, मैं प्रायोरिटी ऑफ थिंग्स बता देता हूँ कि अगर सब कुछ कवर करने का टाइम नहीं है तो किस हिसाब से चीज़ें कवर करी जाए. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम प्रोग्रामिंग, कोडिंग लैंग्वेज, वो तो आपको करनी ही है अगर टेक में जॉब चाहिए तो. दूसरा चीज़ आप कर लो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर लो, अपने एक टेक स्टैक सीख के. उससे क्या होता है, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई वुड से कि फैंग कंपनीज को क्रैक करने के लिए, या फिर लेट्स से अच्छे स्टार्टअप्स में डीएसए राउंड्स होते हैं. बट अगर आपको एक डिसेंट स्टार्टअप में जाना है जिसको रैपिडली काम करवाना है आपसे, और अगर आप फ्रंट एंड में बहुत अच्छे हो तो एक आपको एक अपर एज मिल जाएगा फ्रंट एंड में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए. तो और डीएसए सीखने में आई वुड से थोड़ा टाइम भी लगता है, बट लेट्स से आपके पास टाइम नहीं है, 6-8 महीने ही हैं बस आपके पास इन टोटल. तो इन दैट केस द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज एक टेक स्टैक पकड़ के प्रोजेक्ट्स पे काम करो. उससे आपके डोर्स खुल जाते हैं फॉर दो स्टार्टअप्स जिनको अच्छे डेवलपर्स चाहिए एंड दे वांट अ रिएक्ट डेवलपर, जावा डेवलपर या पाइथन डेवलपर क्विकली. ठीक है, ईजियर पाथ है. अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम है आपके पास देन यू कैन डू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एज वेल. अब इससे बहुत सारे और डोर्स खुल जाएंगे, फैंग कंपनीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी, उसमें आपके इंटरव्यूज में डीएसए पूछा जाता है. इनफैक्ट फ्रेशर लेवल पे फैंग कंपनीज में 90 to 100% डीएसए पूछते हैं. गूगल में इट इज 100%, फ्यू कंपनीज में कुछ राउंड्स हो जाते हैं, बट 80-90% उसमें भी डीएसए होता है. तीसरा चीज़ ये है कि भाई और टाइम अगर बच रहा है तो आप फिर फंडामेंटल्स कर लो, जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए. सब्जेक्ट्स की भी प्रायोरिटी बता देता हूँ यहाँ पर. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख लो, फिर डीबीएमएस देख लो, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो. टाइम बचता है तो कंप्यूटर नेटवर्क्स भी देख लो. ठीक. उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एप्टी वगैरह ये सब चीज़ें भी आप कर लो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम. अब आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है. किसी भी चीज़ को आधा अधूरा मत करना. अगर डीएसए कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर कुछ टेक स्टैक सीख रहे हो तो इतना अच्छे से सीखो कि उसके ही बेसिस पे आपको जॉब मिल जाए. तो जो भी शुरू कर रहे हो उसको खत्म करना है. ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें एक साथ उठानी है, जो भी उठाओगे थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करो कंसिस्टेंसी के साथ. काफी लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम डीएसए सीखना स्टार्ट किया हमने, तो क्या हम इसके साथ साथ डेव स्टार्ट कर दें, कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें, या फिर पहले डीएसए कंप्लीट करें. तो जैसे मैंने बोला कि डीएसए कंप्लीट एक जो चीज़ होती है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. मतलब मैंने अगर 1200 क्वेश्चन कर रखे हैं लीड कोड पे, आई कांट से कि मैंने डीएसए कंप्लीट कर लिया. कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, राइट. किसी कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मुझे भी नहीं आते होंगे और जो बहुत अच्छे कोडर्स हैं उनको भी नहीं आते होंगे. डीएसए कंप्लीट से मेरा मतलब है कि आपने जो 4-5 महीने दिए हैं, थ्योरी सीखी है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वो कर लो. वो उसके साथ साथ कुछ स्टार्ट करोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक चीज़ होती है कि आप एक चीज़ कर रहे हो फिर आप दूसरी चीज़ कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में दिमाग लगता है. और वो लर्निंग के टाइम पे आई वुड से कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता स्टूडेंट के लिए. पहले आप फंडामेंटल सीखो, उसके साथ जब प्रैक्टिस करोगे ना डीएसए को अच्छे से, उसके साथ साथ डेवलपमेंट सीख लो. फर्स्ट गेट कंफर्टेबल विद दिस, फर्स्ट वन थिंग. उसके बाद फिर आप दूसरी चीज स्टार्ट करो. उससे इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा बढ़ जाता है और मजा भी आता है. हाँ, फिर ऐसा भी नहीं होता कि भाई यार मैं तो डीएसए कर रहा था, इसमें भी अटक गया, उसमें भी और डेव में भी मेरा चल नहीं रहा, भाई मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, अब सब कुछ बंद करो, अब चिल मारते हैं. फिर दोबारा सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है एक आध महीना वेस्ट करने के बाद. सर ये जो एक आध महीना वेस्ट करने में मेरा एक सवाल है, काफी सारे स्टूडेंट्स एक अपनी लर्निंग जर्नी में स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ है, जिंदगी में काफी बड़े चैलेंज आते हैं कभी कभी, तो फिर वो पॉज मिल जाता है. तो ये जो चैलेंज फेस करता है स्टूडेंट, इसको कैसे मैनेज करे एक स्टूडेंट? ओके, डिफरेंट चैलेंजेस हैं डिफरेंट स्टूडेंट के, और सबको अपने चैलेंजेस ना दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे बड़े लगते हैं. चाहे हम अभी बैठ के बोल दें कि भाई ये क्या है यार, ये तो कुछ होता रहता है लाइफ में, नहीं भाई, उनके लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. एंड इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड. जैसी कॉलेज में एंट्री होती है ना, इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड, पूरा एक्सपोजर है, फ्रीडम इतना ज़्यादा है. तो अब आपको रीस्टार्ट करनी है जर्नी कुछ टाइम वेस्ट करके, या आपको स्लो स्टेप लेने हैं, इसमें आपको डिसाइड करना है. देखो, रीस्टार्ट करोगे ना तो जो प्रोग्रेस आपकी हुई है 3-4 महीने की, वो हो जाएगी 0, और फिर आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल स्क्रैच से. काफी लोगों का मैंने देखा है डीएसए सीखते हैं तो एरेज, लिंक लिस्ट, टैग, क्यूज, एग्जाम आ गए. ठीक है,
एग्जाम आ गए तो वो दिया क्योंकि वो प्रायोरिटी है, वो पास होना है। एक माइंडसेट भी तो हमारा ये बना हुआ है ना कि यार एग्जाम में पास होना इज द प्रायोरिटी, बाकी सारी चीज प्रायोरिटी है नहीं। तो उसमें ना कॉन्टेस्ट किया ना कंटिन्यू किया कुछ। फिर एग्जाम के बाद चिल भी मारा 2-3 दिन, उसके बाद जो पढ़ा था वो भूल गए, फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं एरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यूज, और ये लूप चलता रहता है। तो आई वुड से कि देखो छोटे स्टेप लो लेकिन रुकना नहीं है। आप एक क्वेश्चन करो भले ही दिन में, या फिर पुराने क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, कुछ उठा के टॉपिक का रिवीजन कर लो, लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड अपना बांध रखा है कि मेरे को 2-3 घंटे 4 घंटे कोडिंग करनी है दिन की, तो एग्जाम के टाइम पे या फिर कुछ भी मेंटल स्ट्रेस है कुछ भी, उसमें 1 घंटा तो निकाल लो यार। वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका एक जो इफेक्ट होता है ना जुड़ करके वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है फिर एट द एंड। तो यही है, बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने खुद ऐसा किया है, तो मैं अच्छे एग्जाम्पल के साथ बता पा रहा हूँ। मैंने जब लर्निंग करी थी तो फर्स्ट ईयर में मैंने डीएसए अपना बहुत अच्छा कर लिया था, बाकी सबसे बढ़िया चल रहा था मेरा। फिर मैंने ब्रेक ले लिया, जब ब्रेक लिया तो भाई सब लोग आगे निकल गए, उसके बाद मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। तो यही चीज़ है भाई, आपको ब्रेक लेने से बेटर है कि छोटे स्टेप्स लेते रहो। और ये चीजें होती हैं, लाइक इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। मतलब Correct. जरूरी नहीं है कि आप हर दिन पढ़ोगे, हर दिन आपका स्मूथ चलेगा, ऐसा चीजें नहीं होती। लाइफ बड़ी स्मूथली नहीं चलती हैं, बट ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू इज कि आपको स्टार्ट करना है, अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे चलते ही रहना है। सर ये तो हो गया 2 तरह के स्टूडेंट्स की हमने बात की। अब आते हैं तीसरे तरह के स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको पता है, हमारे जितने भी बच्चे कॉलेज में हैं, एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जिन्होंने डिग्री भी कंप्लीट की होती है, उनको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या किया था, क्या किया है और क्या करना है। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि अब मुझे तो कुछ करना है, और अब वो चाहते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। उनके पास टाइम बहुत कम है। अब वो कितना मिनिमम टाइम देंगे, किस तरीके से उस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, और उनका टारगेट क्या होना चाहिए, कितना जल्दी जॉब मिलना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले ना ऐसे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और क्वेश्चन भी आता है, एंड दैट इज कि क्या करियर गैप इफेक्ट करेगा उनके आगे जो उनको जॉब मिलने वाली, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो करियर गैप का तो देखो सिंपल सा है कि अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने गैप को, नाउ बहुत सिंपल सा एक रीजन आपके पास है कि मार्केट का सिनेरियो अच्छा नहीं है, या फिर आप अपना स्टार्टअप में लग गए, या फिर आप एक प्रिपरेशन कर रहे थे किसी चीज़ की, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उस 1 साल में आपने किया क्या? स्टार्टअप किया तो क्या किया, प्रिपरेशन करी तो क्या किया, और अगर आप लेट से जॉब नहीं मिल पाई आपको और आप घर पे ही बैठे थे, तो उस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया? कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ नई स्किल डेवलप करी। 1-2 साल का करियर गैप इतना माइंड नहीं किया जाता है जनरली। बहुत लंबा करियर गैप हो गया, फिर आप इररिलेवेंट हो जाते हो इंडस्ट्री के लिए। बट 1-2 साल में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और 1 साल में जब आपका कॉलेज भी नहीं जाना, कुछ प्रेशर भी नहीं है, अगर आप अच्छे से टाइम यूटिलाइज करो तो इतना टाइम है कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें अगेन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स जो मैंने बताई हैं, डीएसए, प्रोजेक्ट्स। अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट डेव में घुसना है तो आप डेव में चले जाओ, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बना लो, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। यू माइट कम अप विथ अ गुड आइडिया कि आप अपना खुद का स्टार्ट कर लो कुछ, या फिर आप इतना अच्छा डेव में कर सकते हैं कि आपको स्टार्टअप में जॉब मिल जाएगी। उसके लिए भी एक तो ये होता है कि हमने प्रैक्टिस करी। जॉब लेने के लिए भी देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स, सेवरल वेज इन विच यू कैन रीच आउट टू पीपल। काफी लोगों को ये नहीं पता होता, उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी अच्छी मेंटेन करके रखो। लिंक्डइन पे आप खुद रीच आउट कर सकते हो रिक्रूटर को, जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं जो हायर करते हैं उनको। इनफैक्ट रिक्रूटर्स आपको भी रीच आउट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। जो आप सीख रहे हो डीएसए में, प्रोजेक्ट्स में, उनको लिंक्डइन पे अपडेटेड करके रखो कि मैंने यार ये आज ये प्रोजेक्ट बनाया एंड इस तरीके से मैंने इसको डेवलप किया, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज सॉल्विंग। विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी वहाँ पर। बाकी और डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, सॉरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर प्रोफाइल बना सकते हो। सो कीप अप्लाइंग कंसिस्टेंटली टू दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। फॉलो आपको सेम ही चीज़ें करनी है मोटा मोटा एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हो तो, इससे ज़्यादा है नहीं। मैंने सिस्टम डिज़ाइन की बात करी थी स्टार्टिंग में। अब सिस्टम डिज़ाइन देखो मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा 1-2 कंपनी पूछती थी, हाँ जैसे ये कोऑर्डिनेशन पूछती थी। कोऑर्डिनेशन वाज अ गुड कंपनी, डिसेंट पैकेज था उसका, 20-25 लाख का बेस देती थी वो। एक आध और स्टार्टअप पूछता था। बट अभी रिसेंटली जो हायरिंग हो रही है ना, 2023, 24, 25 की जो हायरिंग हुई है, कंपनीज हर साल सिस्टम डिज़ाइन का वेटेज बढ़ाती जा रही है। तो सिस्टम डिज़ाइन में 2 चीज़ें आती हैं, HLD, LLD, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन। HLD स्पेसिफिकली अभी भी थोड़ा सीनियर लोगों से पूछा जा रहा है जो एज एन SD2 जा रहे हैं या SD3 जा रहे हैं, लेकिन फ्रेशर लेवल पे लो लेवल डिज़ाइन पूछा जा रहा है, मशीन कोडिंग पूछी जा रही है। आपको एक पर्टिकुलर चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए दे दी जाएगी एंड यू हैव टू कोड, जहाँ पर आपकी गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस, क्लीन कोड, गुड वेरिएबल नेमिंग, एक पर्टिकुलर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो, उसमें डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहे हो, वो सब जज किया जाता है। सिस्टम डिज़ाइन में आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, उसमें आपसे एक
यूज केस दे दिया जाता है कि भाई आप इसका सिस्टम डिजाइन करो, एक पर्टिकुलर ऐप का सिस्टम डिजाइन करो। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो थोड़ा सा आपको स्टार्टअप्स के लिए करना पड़ेगी, फैंग कंपनीज के लिए नहीं, सर्विस बेस के लिए नहीं, बट स्टार्टअप्स के लिए आपको करना पड़ेगी आज के टाइम पे। यस सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं इन 3 कैटेगरीज में किसी में भी फॉलो कर रहा हूँ, मैंने सीखा, मैंने पढ़ा, मैंने यही रोड में फॉलो किया और अच्छे से सीखा, लेकिन अब मैं वो लास्ट कदम नहीं ले पा रहा हूँ कि जॉब क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, जॉब क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, या फिर इंटरव्यू में फेलियर हो रहा है, राइट। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। रिज्यूमे का फर्स्ट स्टेप इज ATS। उसमें आपका जो रिज्यूमे है मैनुअल चेकिंग से पहले एक सिस्टम के थ्रू निकलता है, जहाँ पर कुछ रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं आउट ऑफ लैक्स ऑफ रिज्यूमेज जो आए हुए हैं एक जॉब के लिए। अब उसमें देखी जाती है कि भाई आपका रिज्यूमे कितना रिलेवेंट है जॉब प्रोफाइल से। लेट्स से एक जॉब प्रोफाइल खुली है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की, उसमें मांगा गया है रिएक्ट, तो आपने रिएक्ट पे काम किया हुआ है, आपके प्रोजेक्ट रिएक्ट के हैं, कीवर्ड्स कुछ आ रहे हैं उसमें, तो उस पर डिपेंड करता है। तो वन थिंग इज यू कैन मेक रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अपने रिज्यूमे को ट्वीक कर दो थोड़ा सा, सेम रिज्यूमे हर जगह पे चलाने की कोशिश मत करो, उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, करते रहो। दूसरा ये है कि अगेन देयर इज अ लक फैक्टर इन दिस, लक भी मैटर करता है इसमें बहुत। देन एक बार ये हो गया उसके बाद रिक्रूटर रिज्यूमे उठाते हैं, वो 5-5 सेकंड भी स्पेंड नहीं करते एक रिज्यूमे पे, देखते हैं, पलटते हैं, अच्छा लग रहा है तो इट शुड बी क्लीन, कंसिस्टेंट, कंसाइज। एक सिंपल सा रेज्यूमे बनाओ, 1 पेजर। आप फ्रेशर हो, मल्टीपल पेजेस के लिए रेज्यूमे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल पेज का रेज्यूमे बनाओ, क्लीन सा रेज्यूमे बनाओ अकॉर्डिंग टू द JD, जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रखो। अपनी पिक्चर विक्चर जो होती है वो उसमें मत लगाओ, फोटो लगा देते हैं कुछ लोग डिजाइन ऐसे कर देते हैं कि एस्थेटिक लगे दिखने में। एस्थेटिक नहीं, आपका वो जो है लेजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए वो। एंड CGPA का भी आता है, भाई मेरी CGPA कम है, स्कूल में परसेंटेज कम थी, वो नहीं लिखते हैं कुछ लोग, कम थी इसलिए। स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो तो इट्स ओके, बट किसी कंपनी का क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी 70 से 75% से ऊपर हो। अब आपकी थी 80, आपने शर्म से लिखी नहीं, तो आप तो फेल हो गए। 60 या 75% का क्राइटेरिया था, तो वो देख लो। स्टार्टअप में कर रहे हो तो डोंट राइट, बट अगर आप बिग कंपनीज में, ये सर्विसेज कंपनीज में स्पेशली कर रहे हो तो राइट योर CGPA, योर 12% एंड 10% एज वेल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने रिज्यूमे के लिए बता दी, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं रिज्यूमे के। देन नेक्स्ट थिंग इज रिज्यूमे हो गया, लेट्स से शॉर्टलिस्ट भी हो गया। आप रिज्यूमे हमने किसी तरीके से शॉर्टलिस्ट करवा दिया, एंड फिर उसके बाद आता है कि भाई इंटरव्यूज में रिजेक्शन हो रहे हैं, राइट। बाय द वे रिज्यूमे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप रेफरल्स भी ले सकते हैं। सही तरीके से लोगों को अप्रोच करेंगे रेफरल के लिए तो वो आपको रेफरल मिल जाएगा, एंड हो सकता है उससे आपके चांसेस कुछ बढ़ जाए रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के और एटलीस्ट रिक्रूटर तक पहुंचने के, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ बिग डील, रिक्रूटर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर मान लो ये हो गया, इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा जो फेलियर होता है ना, मुझे लगता है वो नॉलेज से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से होता है। क्योंकि हमारे तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसमें भी हिंदी बोलते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट यही है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, तो वो जो इंग्लिश बोलने की हेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं निकल पाती है, और दिमाग लगता है फिर 2 जगह इंटरव्यूअर के सामने बैठ के, एक सही आंसर देने में और उसको इंग्लिश में देने में। समझ में सबके आ जाती है इंग्लिश, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो लोग यूज करते हैं। पहला तो भाई बेशरम होकर अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात कर लो, एटलीस्ट मॉक इंटरव्यूज बैठ के इंग्लिश में कर लो एक दूसरे के साथ, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू वाला गेम खेल लो आपस में इंग्लिश में। और अगर इसमें भी शर्म आ रही है तो एटलीस्ट मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से इंग्लिश में कम्युनिकेट करके देख लो। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, नो मैटर कितनी मूवी देखो, कितने सॉन्ग सुनो इंग्लिश के, वो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी लेकिन बोलना नहीं आएगा, शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से। वो चीज़ बहुत जरूरी है, इसको स्ट्रॉन्ग करो कम्युनिकेशन स्किल को। एटलीस्ट यार दिमाग से वो तो खाली होगा कि मैं कम्युनिकेट सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, फिर आप फोकस कर पाओगे कि आंसर सही से, टेक्निकल आंसर सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, राइट। बाकी देखो घबराना नहीं है, घबराओगे तभी नहीं जब प्रैक्टिस करके जाओगे। इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड और इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। थोड़ी सी मेरा मतलब है कम से कम 15-20-30 इंटरव्यूज दो उनके साथ बैठ करके। तो उसके बाद भी बता देते हैं एक और फेलियर आता है। फिर यार सब कुछ हो गया, इंटरव्यू हो गया अपने बढ़िया, HR राउंड, मैनेजरियल राउंड सब बढ़िया हो गया, उसके बाद कंपनी ने घोस्ट कर दिया या फिर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उसमें आपका कंट्रोल है नहीं। कंपनी को चाहिए थे 4 लोग, इंटरव्यू देने के लिए आए 400, उसको अच्छे लगे थे 8, लेकिन मैनेजमेंट को 4 ही चाहिए, तो 4 ही लेंगे, नो मैटर हाउ गुड यू आर। बिकॉज आप ये मत समझना कि यहाँ पर कंपनी आपके साथ फेयर करने के लिए बैठी है, लाइक डेमोक्रेसी करने के लिए बैठी है। कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए बैठी है वहाँ पर, तो उनको अगर 4 चाहिए तो उनको 4 ही चाहिए और बेस्ट 4 चाहिए, राइट। तो वहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अच्छा, वो आपका इंटरव्यू जो था सब जगह क्रैक हो गया, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज गुड, नाउ अप्लाई टू द नेक्स्ट कंपनी।
वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो, आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, जर्नी कंटिन्यू रखो, डिमोटिवेट होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज में। सर एक प्रोसेस कंप्लीटली हमने बताया बच्चों को, तब भी बच्चे ना इस वक्त हर कोई बच्चा सीख रहा है, सैचुरेशन काफी ज्यादा है, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, डीएसए में हो, पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन तब भी आपके हिसाब से वो एक गलती जो सबसे बड़ी क्या करते हैं कि जिसकी वजह से अगर वो लर्न कर भी पाते हैं लेकिन वो विन नहीं होता है? तो बच्चों का मन थोड़ा सा चंचल होता है इस मामले में कि वो एक दूसरे को देख के फ्लक्चुएट बहुत होते हैं कि आज मेरा दोस्त कोड फोर्सेस पे अगर कोडिंग कर रहा है और मैं अगर लेट्स से लीड कोड पे कर रहा हूँ कोडिंग, तो उसका मन मचल जाएगा देख के कि यार ये तो बढ़िया कर रहा है यार, अच्छी जगह से कर रहा है, मैं भी वो करता हूँ, प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते हैं। डीएसए कर रहे हैं और दोस्त कर रहा है डेवलपमेंट, वो प्रोजेक्ट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, तो मन मचल जाएगा कि यार डीएसए वैसे छोड़ो, ये सब हो वैसे ही नहीं रहा है, डिफिकल्ट है, अब मैं ये कर लेता हूँ जो ये कर रहा है। कोई मशीन लर्निंग कर रहा होगा तो वहां इंटरेस्ट आता है, तो इसमें टाइम अच्छा खासा वेस्ट हो जाता है। आप पहले तो रिसर्च कर लो यार, एक हफ्ता लगा लो इस चीज को डिसाइड करने में कि आप क्या करने वाले हो। अच्छे से पॉडकास्ट देख लो, हम लोग जो बनाते हैं इतनी पॉडकास्ट, तो उनको देखो, अच्छे से समझो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, अपनी खुद की रिसर्च करो, उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर चीज पकड़ो, उसको खत्म करो फिर। ऐसा तो है नहीं कि डीएसए करने से फायदा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि आप डेवलपमेंट करोगे तो उससे फायदा नहीं है, फायदा सब चीज से है, बट मन को थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखो, वरना एक साल ऐसे ही चला जाएगा और कुछ सीख भी नहीं पाओगे। सर 3 मिथ्स ऐसे जो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में जो बहुत ही गलत हैं, उनको दिमाग से निकालना चाहिए। एक मिथ ये कि भाई एआई सारी की सारी जॉब्स खा जाएगा, ये बहुत बड़ा मेरे को लगता है मिथ है, बिकॉज जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, कंपनी की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और इंटरव्यू का पैटर्न चेंज होगा, लेकिन इंसानों की जरूरत तो पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। दूसरा ये है कि जो सैलरीज हैं मार्केट में, जो सैलरीज मिल रही हैं, बड़े बड़े नंबर्स हम लोग सुनते हैं, लाइक 60 LPA 70 LPA के नंबर सुनते हैं, तो वो लगता है कि यार इसको डिवाइडेड बाई 12 कर दो और वो 5 लाख 6 लाख मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, सुनने में लगता है बढ़िया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो इनमें 4-4 साल के स्टॉक्स इंक्लूडेड होते हैं, मैंने ब्रेकडाउन भी काफी किया हुआ है कि किस तरीके से 4 साल के स्टॉक्स हैं, वेस्टिंग किसी में 25-25 करके होती है, किसी में और भी कम होती है, लाइक पहले अमेजोन में 5 साल की वेस्टिंग होती है स्टार्टिंग के ईयर में, तो आपको लेट्स से 10 लाख के भी स्टॉक मिले हैं, आपको सिर्फ कितने 5% ही उसके हुए वेस्ट हुए, राइट, 50,000 के आपके स्टॉक वेस्ट हुए। तो इसको आप कंबाइन करेंगे ना, तो आप इसको वैसे ही आधा कर लो इस पैकेज को, 4 साल का पैकेज है, और उसके बाद भी देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, सब चीज जो होती है बैंक में नहीं आती, उसमें स्टॉक कंपोनेंट होता है, आपके और चीजें होती हैं जैसे कि ग्रेजुटी हो गई, और इसमें आपके फाइनेंसेस भी कवर होते हैं, बाकी इंश्योरेंस भी कवर होते हैं। तो सैलरी इज नॉट व्हाट वी सी 60 LPA 70 LPA, तो उससे काफी कम ही आता है। ठीक है, तीसरा मिथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को लगता है वो ये है कि यार देखो बीटेक करने के बाद या BCA करने के बाद डायरेक्टली सिर्फ यही एक टेक वाला ही ऑप्शन है कि भाई मेरे को टेक इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में ही जाना है। काफी बच्चों को ये लगता है कि जर्नी और कुछ है ही नहीं, वेयरएज देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। मेरे कॉलेज से ही सुशांत सिंह राजपूत का आपने नाम सुना होगा, ही इज अ फेमस एक्टर, सो उन्होंने एक अपनी अलग जर्नी चुनी, राइट। काफी वो उन्होंने ड्रॉप आउट किया था, बट आई एम नॉट सेइंग कि ड्रॉप आउट आप कर लो, लेकिन उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू एक्सप्लोर। किसी का इंटरेस्ट लेट्स से स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, वहां पर वो ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है। किसी का इंटरेस्ट ये है कि भाई मेरे को स्टार्टअप करना है, तो आजकल काफी सारे कॉलेजेस ना उनको थोड़ा सा एक फंड ग्रांट कर देते हैं कि आप स्टार्टअप करो, ठीक है, ये आप थोड़ा सा कैपिटल भी ले लो यहाँ से, अगर अच्छा आइडिया है तो दैट कुड बी अ गुड जर्नी, राइट। एजुकेशन लाइन में आना है, you also came into education line after your degree, right? तो that is also another journey, right? टीचिंग लाइन में अगर आपको आना है तो भाई लाइफ वहीं खत्म नहीं हो जाती है कि मेरे को कॉर्पोरेट जॉब ही चाहिए, चाहे वो 2.5 लाख की मिल रही हो और सिटी में रहने में खर्च कर रहा हूँ 3 लाख, जॉब लगी है 2.5 लाख की, तो ऐसी मजबूरी भी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट कहीं और लाई करता है, एक्सप्लोर दैट ऑप्शन एज वेल, क्योंकि कोडिंग और ये सब हर किसी के लिए, दुनिया में हर किसी के लिए नहीं बना है, राइट। अब हम पढ़ाते भी हैं, उसको इंकरेज भी करते हैं, बट स्टिल द फैक्ट इज कि हर कोई कोडिंग करने के लिए नहीं बना होता है, बहुत ही दिक्कत आती है किसी को करने में, तो दे शुड एक्सप्लोर दीस ऑप्शंस। परफेक्ट सर, बच्चे डीएसए सीखते हैं और काफी सारे बच्चे डेवलपमेंट सीखते हैं और काफी सारे बच्चे दोनों, लेकिन जो बच्चे डेवलपमेंट की तरफ ही जाना चाहते हैं और अगर वो डीएसए नहीं सीखेंगे, क्या उनको एक जॉब मिलेगी? डीएसए नहीं सीख रहे, वो सिर्फ डेवलपमेंट मिल सकती है, स्टार्टअप से मिल सकती है, फैंग कंपनीज में अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो डीएसए पूछते हैं भर भर के।
TCS इन्फोसिस का जो सर्विसेज कंपनी का जो टेस्ट होता है उसमें FTP पूछा जाता है, कुछ DSA के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो तो हो जाएंगे, वो तो बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं। अरे तो उसमें आपको इनिशियल जो प्रोफाइल्स होती हैं 3.5 लाख की 7 लाख की वो सब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, नॉट द प्राइम वंस। बढ़िया जॉब लग जाएगी सिर्फ डेवलपमेंट करने से, पर अच्छे से करने से। हाँ, डेवलपमेंट फिर अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। कुछ क्लोन्स बना बैठे या थोड़ा सा सीख लिया तो उससे नहीं होगा। क्लोन बनाओगे तो तुम क्लोन के आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने छाप के बनाया है कहीं से, तो वो उसमें फिर मजा नहीं आएगा। एग्रीड सर, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे आपसे और काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए, राइट? अब लास्ट मैसेज आप बच्चों को दो जिनसे उनको एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन चाहिए कि मुझे मोटिवेशन चाहिए और उसके बाद मैं पता नहीं क्या करूंगा। तो सर वो लास्ट वाला मैसेज सर प्लीज। ठीक है, देखो टाइम आपके पास, अगर आप अभी स्टार्ट करो तो टाइम आपके पास बहुत है, चाहे आप लास्ट सेमेस्टर में हैं अपने या फर्स्ट सेमेस्टर में, आप कुछ ना कुछ निकाल लोगे बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज। आपको बस थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट जो है, आसपास के जो लोग हैं वो अच्छा रखना है। एंड अगर मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दूं तो मेरा जो ग्रुप था वो काफ़ी अच्छा था, कोडिंग करते थे। सेकंड ईयर में हमने एक ग्रुप बनाया था, एक दूसरे को हम ना ज़बरदस्ती कोड करवाते थे जब डिमोटिवेशन होती थी। हाँ। कि भाई कॉन्टेस्ट में तुम पार्टिसिपेट करो, शादी में जा रहे हो कोई बात नहीं, अलग रूम पकड़ो, वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कल को हमें डिस्कस करना है ना। उसका एडवांटेज ये हुआ, एंड मैंने इसका तो मतलब साक्षात इसका वो देखा है अपने सामने, कि ऑल ऑफ दोज गाइज इंक्लूडिंग मी, वी वेंट इनटू गूगल। सबसे पहला मैं नहीं था जाने के लिए, आई थिंक आई वाज द थर्ड वन और फोर्थ वन, या उसके बाद फिर एक एक करके सारे लोग गूगल में गए, दे आर स्टिल वर्किंग देयर। सो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आप किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप घुमक्कड़ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है, उनका जो मोटिव है वो दूसरा मोटिव है, और आपका अलग होगा, राइट? तो आप डिसाइड कर लो भाई आपको किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और किसके साथ फन वाला टाइम स्पेंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, वरना पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो नो मैटर व्हाट, स्टार्ट योर जर्नी। अगर आप ये मोटिवेशन लेकर के यहाँ से अपना स्टार्ट कर देते हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अगले आने वाले 6 महीने में, 1 साल में बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके साथ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, आज इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, एंड आई होप कि जितने भी यहाँ पे इस बच्चे पॉडकास्ट को देखेंगे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड ऑल्सो अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है कि कैसे जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको फिल करो। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी और आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन फरहाद सर, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय। बाय बाय।